ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स। एंड आज यूनिट 9 जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, ICT है, उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम बेसिकली जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। इसका सबसे बड़ा जो डाउट रहता है बच्चों को वो ये रहता है कि कितना पढ़ें। इंटरनेट शब्द है तो कितना इंटरनेट, इंटरनेट तो बहुत बड़ा है। ई कॉमर्स कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। गवर्नेंस की बात आती है तो क्या होती हैं चीज़ें, कितना पढ़ें। तो ये जो टॉपिक होता है इसमें जो बच्चों को सबसे बड़ा डाउट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का होता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि क्या आपको कवर करना है। सिलेबस को हम ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से हम एक दायरा बनाएंगे। वो दायरा डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दायरा बड़ा करेंगे तो ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, हो सकता है वो एग्जाम के लिए ज़रूरी ना हो और आपको उसको याद भी रखना पड़े। आप उसको याद रखेंगे तो कोई ज़रूरी चीज़ याद नहीं रख पाएंगे। तो एक लॉजिकली आपको एक लिमिटेड चीज़ अपने दिमाग में रखनी है और बार बार उसको रिवाइज करना है। हमारे पूरे एग्जाम ओरिजिनल्स का यही कॉन्सेप्ट है कि कम एंड रेलिवेंट कंटेंट दो जो ज़रूरी है, जिससे एग्जाम निकले। ये नहीं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा अगर हमने कंटेंट दे दिया आपको बहुत अच्छा लगेगा, यार ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बट क्या ये 3 चीज़ें आप पढ़ पा रहे हो, उसके बाद क्या आप रिवाइज कर पा रहे हो। हमारा जो मटेरियल रहेगा उस क्विज रहता है, ठीक है। कंटेंट जितना ज़रूरी, ऐसा नहीं कि हम कंटेंट छोड़ देते पतला बनाने के लिए या फिर कम करने के लिए। हम उतना ही कंटेंट लेते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है एग्जाम में आने के या जो पिछले बार आ चुके हैं, ठीक है। तो यूनिट 9 के लिए मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा उसके बाहर आपको कवर करने की ज़रूरत यूजुअली तो नहीं है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई कवर नहीं करा सकता, ठीक है। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, मैं या कोई भी इंस्टीट्यूट, मुझे नहीं लगता कि कवर करा सकते हैं। समरी दे सकते हैं लेकिन कवर नहीं करा सकते। वो जो न्यूज़पेपर पढ़ के आपका डेवलपमेंट होता है, एक ऑफिसर क्वालिटी आती है आपके अंदर, एक इंफॉर्मेटिव पर्सन आप बनते हो, वो चीज़ कोई नहीं दे सकती। तो मेरी और हम सबकी डिसीजंस में यही चीज़ रहती है कि हम आपको मटेरियल देंगे, हम आपको कंटेंट देंगे, हम आपको तरीका बताएंगे पढ़ने का, हम आपको रिवाइज भी करवाएंगे, लेकिन न्यूज़पेपर आपको खुद पढ़ना है। तो इस नोट के साथ आई विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर, यूनिट 9 लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन। माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव एंड लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। आई विल जस्ट चेक दैट वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आ रही है, ठीक है। मेरी ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ठीक है, इट्स गुड, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज स्टार्ट करने के आपको यह देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पे जंप करते हैं हम। मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं कि इसमें क्या कवर अप होने वाला है इस लेक्चर में। सबसे पहली बात तो 1 साल का करंट अफेयर्स इंक्लूड होगा। 1 साल का करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है जो यूनिट 9 से रिलेटेड है, यूनिट 9 से रिलेटेड है। अब यूनिट 9 या फिर ICT से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि यूनिट 7 और यूनिट 9 दो ऐसी यूनिट है जिनमें करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। जैसे ही आप ये सिलेबस देखते हैं, मैं आपको सिंपल से ऐसे टर्म बता रहा हूं जो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। सबसे आसान दिखने वाले ही सबसे खतरनाक होते हैं। उनमें सबसे पहले है इंटरनेट। इंटरनेट आप नहीं पढ़ सकते, क्यों, कहां से स्टार्ट करोगे, क्या करोगे। आज की डेट में इंटरनेट ही तो सब कुछ है, तो आप कितना पढ़ोगे। ई कॉमर्स आप नहीं पढ़ सकते। ई कॉमर्स क्या है यार, हर वेबसाइट तो ई कॉमर्स बनती जा रही है, कितना पढ़ोगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स कितनी पढ़नी है, 10, 15, 20 कितनी पढ़नी है। तो इन सब का एक सोल्यूशन होता है, वो है 1 साल का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो चीज इंटरनेट से रिलेटेड रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में जो ई कॉमर्स से रिलेटेड रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में से जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स रही हैं न्यूज में वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट की बात की गई है तो पूरे इंटरनेट की बात नहीं गई है, एक छोटा स्टैटिक पार्ट और एक करंट वाला पार्ट जो कि 1 साल का है। अगर हम इन दोनों को कवर अप कर लें तो आपको नहीं लगता कि हमने सफिशिएंट इंटरनेट कर लिया, क्योंकि इससे ज्यादा कितना करोगे। जितना कर, एक तो एक लिमिट बनानी पड़ेगी, इतना हम कर सकते हैं। और वो सबसे सही क्या होगा, 1 साल का करंट अफेयर्स कर लो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड और थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट कर लो। अब सर ये स्टैटिक पार्ट कहां से आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए MP में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर पार्ट रहता है, इनमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को देख के हमें यह पता चलता है कि MPPSC के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं ना,
तो एमपीपीएससी अगर कंप्यूटर बोल रहा है तो एमपीपीएससी का मतलब क्या है कंप्यूटर को लेके, वो हमें कैसे पता चलता है? बाकी एग्जाम्स में क्या पूछा गया है। अगर हमें ये पता चल गया बाकी एग्जाम्स में हाँ यार कंप्यूटर से आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है हाँ यार बैंडविड्थ पे क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारी चीजें हो जाती है स्टैटिक पार्ट। अब आप खुद देखो कितने अच्छे से हमने स्टैटिक पार्ट एक बनाया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी भी इसको इंपॉर्टेंट मान रहा है, इसीलिए इसने बाकी एग्जाम्स में दिया है। तो स्टैटिक पार्ट आया, करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है भाई। देखो नहीं आया तो नहीं आया, वो किसी के लिए नहीं आएगा, लेकिन बेस्ट पॉसिबल चीज आप एक अच्छी तैयारी जिसे बोलते हैं वो इस जोन में करोगे। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कंटेंट कहां से आएगा इस पूरी चीज का, ठीक है। अब 50 घंटे 40 से 50 घंटे के लेक्चर होंगे, ठीक है, और हम सबसे पहले स्टैटिक पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले स्टैटिक पार्ट से शुरू करेंगे। लेक्चर जो है वो बेसिकली सिलेबस आपने देख लिया, हमें जो मोटा मोटा 11 पिलर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, ई कॉमर्स 9, इसके बाद करंट अफेयर्स हमारा 10, ठीक है, और स्टैटिक पार्ट जो है वो 11, ठीक है। स्टैटिक पार्ट में कुछ और भी छोटी छोटी, अब जैसे इसमें कंप्यूटर मेंशन नहीं है, लेकिन कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो वो कहां पे लाई करेगा? वो स्टैटिक पार्ट में हो जाएगा। तो ये 11 पिलर्स हैं जिसपे हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हाँ, ये लेक्चर्स काय में होंगे? लेक्चर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को समझ में आए। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये जान लीजिए, मेरा काम है आप तक कन्वे करना। आप किसी भी मीडियम के हो, आप गुजराती क्यों ना समझते हो, मतलब आप हिंदी या इंग्लिश में तो समझते हैं, मैं उसी भाषा में बात कर रहा हूं, ठीक है। लिखा कुछ भी हो, लेकिन वो फीलिंग आपको पकड़नी है यार। आप फील कर पाओ यार, हाँ ये ई गवर्नेंस होता है, हाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है। थोड़े समय बाद सिर्फ कंटेंट नहीं होगा आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, और हाँ मैंने यूनिट 9 यूनिट 7 टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से लगाई है। इज इट क्लियर? पहले लेक्चर के हिसाब से आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं अभी तक? आई होप क्लियर हो गई होंगी, नहीं हो गई होंगी तो कर लो, ठीक है। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि क्या कवर कर रहे हैं, कैसे कवर कर रहे हैं, क्यों कवर कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज पाना तो ऑब्जेक्टिव है ही, नॉलेज पाने के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है एग्जाम में। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ समझ के आएगा, फील करके आएगा। अगर आपने एक बार फील कर लिया ना, हाँ यार ई गवर्नेंस ये होता है, ठीक है, आप चीजें रिलेट करने लगोगे। मैं बता रहा हूं आपको, एक होता है ना फैक्ट पता चल गया ना, आप पूरी कहानी खुद ही बना लोगे। आप खुद ही ना इंडिया के भविष्य के बारे में सोचने लगोगे, यार ई गवर्नेंस ये होता है तो हमें एजुकेशन में ये करना चाहिए, हेल्थ में ये करना चाहिए। और ये जो चीज होती है ना, ये आपके मेंस में काम आती है। आपका जो ओपिनियन है सिर्फ रटने से एग्जाम नहीं निकलता। मान लो निकल भी गया तो आप जब सर्विसेज में जाओगे ना, आपकी एक क्वालिटी नहीं होगी, आपके अंदर एक ऑफिसर क्वालिटी नहीं होगी। आप एक रट्टू तोते की तरह जाओगे, ये बोलोगे तो ये कर दो, ये बोलोगे तो ये कर दो। लेकिन एक होता है इनिशिएटिव लेना, लीडरशिप लेना, वो आपके अंदर नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, आपके अंदर इंप्लीमेंट करने की शक्ति नहीं है। वो सब कहां से आएगी? फील करने से। तो आप ऑब्जेक्टिव समझ गए, सिर्फ नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हमारा वो है, काम है, ठीक है। अब सर ये सब तो बहुत अच्छी बात है, अरे वो कहां गया? हाँ, अब हम क्या कवर करेंगे? तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा, जो वो हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर की दुनिया में हम क्या कवर अप करने वाले हैं? सबसे पहले होता है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे इस दुनिया में आया, पहले कौन थे, ठीक है, सेकंड कौन थे, क्या क्या चीजें हुई, टाइमलाइन क्या है, वो हमें पढ़ना जरूरी है। मानते हो? बिल्कुल मानते हो। किसी भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जब से कंप्यूटर बना है आज तक ये हमें पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये मेंस के लिए टॉपिक है। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। उसके बाद कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर आपने सुना होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सारी चीजें कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। अब इसके बाद जब हम इन डेप्थ जाएंगे तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, कोर क्या बोलते हैं आपका, माइक्रो कंप्यूटर्स,
मिनी कंप्यूटर्स, ये सब डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत बड़ा एक मिशन है जो कि आईसीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है, कि क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन। उसके बाद ये एक्चुअली सुपर कंप्यूटर्स के अंदर ही आ गया। इसके बाद मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम पीसी बायोस के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली काम कैसे करता है कंप्यूटर, ठीक है। ये पहले 2 लेक्चर्स हैं, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर टोटल 4 लेक्चर्स का होगा, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम क्या कवर करेंगे। आई होप आपको डेप्थ समझ में आ गई होगी कि हम क्या कवर अप करने वाले हैं कंप्यूटर में। अब देखो 2 लोग पूछते हैं कि सर ये तो ठीक है, आप ये बताइए कि YouTube में जो कवर होगा और जो एक्चुअल जो क्लासेस चल रही हैं एग्जाम ओरिजिनल्स की ऐप पे, उस पे जो कवर होगा उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो इनपुट डिवाइस, जैसे मान लो मैंने लिया कीबोर्ड, अब YouTube के वीडियो में सिर्फ आपको इनपुट डिवाइसेस के नाम पता चल जाएंगे फोटोज के साथ, जो कि आज तक क्वेश्चन आए हैं। लेकिन इसके अंदर आपको और डेप्थ में पढ़ना है कि यार 12 फंक्शन कीज होती हैं, F1 से लेके F12 तक होती है, सबसे बड़ी की स्पेस बार होती है, जो भी छोटी छोटी चीजें कीबोर्ड के बारे में है वो हम जब एग्जाम ओरिजिनल्स की ऐप पे लेक्चर कर रहे हैं तो हम ये सब कवर करेंगे। हम यूट्यूब पे कवर कर रहे हैं तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो यूट्यूब के लेक्चर में इनपुट आउटपुट डिवाइस ऊपर ऊपर से कवर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर, ये मेंस का टॉपिक है तो बिल्कुल कवर नहीं होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर बिल्कुल कवर होगा। सुपर कंप्यूटर्स, ये तो बिल्कुल दोनों जगह बहुत अच्छे से कवर होगा, ये और ये, क्योंकि यही है जिसपे हमें लगता है कि सवाल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पीसी बायोस हम यूट्यूब पे कवर नहीं कराएंगे, मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर हम नहीं कवर कराएंगे। क्लासिफिकेशन में सिर्फ आपको नाम मिल जाएंगे, एक एक 2 लाइंस मिल जाएंगी। सुपर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है इसलिए हम कवर कराएंगे। तो आपको ये चीज पता चल गई कि इस यूट्यूब वीडियो में आप क्या करने वाले हैं, या इस आप क्या बोलते हैं अपना एग्जाम ओरिजिनल की ऐप पे जो फुल कोर्स चल रहा है 40 से 50 घंटे का, उसमें आप क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब हाँ, हिंदी स्लाइड्स ऐसे, संचालन का क्रम, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। इसमें आपको कुछ भी देखो, हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है, आपकी संतुष्टि के लिए दिया, मैं तो आपको काम करना सिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले एक डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, इसका नाम मैंने रखा आई। ये एक दिमाग होता है, इस दिमाग की तरह समझो, एक दिमाग होता है। जैसे मुझे किसी ने बोला तो कान मेरा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कान मेरा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब मुंह मेरा आउटपुट डिवाइस है, कान मेरा इनपुट डिवाइस है, तो किसी ने कुछ बोला तो मैंने इंफॉर्मेशन ली, ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में गई, दिमाग में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई। अरे प्रखर पानी उठा के दे दो, तो वो प्रोसेस हुई। प्रोसेस होने के बाद जो सिग्नल है वो मेरे आउटपुट डिवाइस को गया। आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाता है, मेरा हाथ हो जाता है। आउटपुट डिवाइस मेरा कौन सा हो जाता है, मेरा हाथ हो जाता है। तो मेरे ब्रेन ने मेरे सिग्नल भेजा कि पानी का ग्लास उठा के मैं दे दूंगा, सिंपल प्रोसेस है, यही कंप्यूटर का फंडा है। इनपुट डिवाइस, जैसे मेरे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं। अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने इस माउस को उठाया, आप ये माउस देख पा रहे हो, आप ये माउस देख पा रहे हो। अब मैंने इस माउस को छुआ हुआ है, तो अगर मैं इस माउस को छू रहा हूं, इफ आई एम टचिंग दिस माउस, तो ये इनपुट है, एक सेंस ऑफ फीलिंग, एक सेंस है, टच का एक इनपुट है। तो मेरा हाथ इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज हो रहा है। जो स्किन है ना, सेंसरी सेंसेस है यहाँ पर, वो काय के लिए इनपुट के लिए यूज हो रहे हैं। जो मसल्स हैं वो पानी का गिलास उठा के दे रही हैं। तो आप समझ रहे हो कि एक चीज इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों का काम कर सकती है। बट मेन चीज क्या है, कहीं से इनपुट आएगा, वो इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा और आउटपुट में जाएगा। ये बेसिक फंडा होता है। तो ये हमारा बेसिकली फंक्शन होता है कि कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले इट रिसीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, प्रोसेस द डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड द रिजल्ट आउटपुट इन द डिजायर्ड फॉर्म। ये चीज आपके मेंस में लिखने के लिए, देखो फील तो आपने कर लिया, बट आपके मेंस में लिखने के लिए भी तो काम में आना चाहिए कि प्रोसेस क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कंप्यूटर में। एक सिंपल सा पेपर 3 में आपका ये वाला पार्ट चलता है, कंप्यूटर का पार्ट चलता है। अगर मान लो आ गया तो क्या करोगे। तो ये पूरा जो कोर्स है ना, जो एग्जाम ओरिजिनल की मतलब ऐप पे चल रही है, पूरा हम आपका प्री मेंस कराने की कोशिश करते हैं। अब सबसे सिंपल चीज आती है, ये डेटा क्या होता है। इसमें आपने बहुत सारी चीजें समझी सुनी, डेटा, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर उसके बाद आउटपुट। तो देखो सबसे पहले आता है डेटा। डेटा क्या होता है, सिंपल, जैसे डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन, कुछ नंबर हो गए, कुछ फिगर हो गए, कुछ सिंबल हो गए जो मुझे पता चले, ठीक है। मैंने कोई बोर्ड देखा तो मुझे कुछ लेटर्स, कुछ नंबर पता चले, वो जब मेरे दिमाग में गए एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में, तो मेरे दिमाग ने प्रोसेस किया, ये लिखा हुआ है वेलकम टू आस्काबान,
तो वो मेरे दिमाग ने प्रोसेस किया। तो सिंपल डेटा कुछ नहीं होता है, सिंपल जो लेटर्स होते हैं आप ये लिख सकते हो कि रॉ फैक्ट्स बोल सकते हो, फिगर, सिंबल्स, नंबर्स, लेटर्स, ये सब रॉ डेटा होता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो जो डेटा प्रोसेस हो रहा है ना उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है, मान लीजिए मेरे दिमाग में ये कैसे दिमाग को पता चला कि मुझे ये पढ़ना है, तो मैंने बोला कि जैसे ही मेरी आंखें कुछ देखें, मतलब मेरा हम भी तो एक कंप्यूटर ही, हम सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर ह्यूमन ही तो होता है यार। अगर मैंने कोई चीज सामने से देखी तो मेरी आंखों ने कोई चीज अगर देखी है तो मेरे दिमाग में ये चीज फिक्स्ड है, ये प्रोग्राम फिक्स्ड है। ध्यान से देखना क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि मेरे बचपन से मुझे सिखाया गया है, ठीक है, लर्निंग दी गई है। तो ऐसे ही मशीन को जब लर्न कराया जाता है तो मशीन लर्निंग है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम डिटेल में समझेंगे। अभी क्या हुआ, मेरे अंदर प्रोग्राम है, मैं कुछ देखूंगा, मैं उन लेटर्स को अरेंज करूंगा, मैं एक शब्द बनाऊंगा, शब्द में अपने दिमाग, मेरा दिमाग सिग्नल देगा कि इस शब्द का मतलब ये होता है, क्योंकि मैंने सेकंड क्लास में प्रिजनर ऑफ आस्काबान लिखा हुआ है या वेलकम टू आस्काबान, वेलकम मतलब स्वागत है। ये मुझे इंग्लिश से, मतलब जो भी मेरी मेमोरी है उससे पता चला और अल्टीमेटली मैंने वो समझ लिया कि क्या लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम क्या होता है कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बेसिक है इसलिए मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, इसके बाद पेस बढ़ता जाएगा। डेटा क्या होता है, सूचना क्या होती है और प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम पता रहना चाहिए, प्रोग्राम होता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। इनपुट डिवाइस ने, जैसे ये मेरा इनपुट डिवाइस है, इसमें मैंने लिख दिया PRAKHAR, तो ये चीज कंप्यूटर को पता है कि जैसे ये बटन दबेगा, P का बटन दबेगा तो मुझे जाना है P बनाना है। ये चीज पहले से प्रोग्राम है कंप्यूटर में, ठीक है। विंडोज जो आप देखते हो ना, विंडोज का फंक्शन होता है, अगर आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको एक सिंपल से बात बता रहा हूं, बहुत पहले अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया तो आपको पता होगा आपको क्या डालना पड़ता है, इसमें आपको डिवाइसेस की जो सेटिंग्स होती है वो करनी पड़ती है। अगर आपने ऑडियो का, क्या बोलते हैं यार उसको, कंसोल बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं यार उसको, मैं नाम भूल रहा हूं, कि अगर आपने बेसिकली फंक्शन नहीं डाला है अगर ऑडियो का, तो वो आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। तो आपने अगर प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया है कीबोर्ड का तो कीबोर्ड नहीं चलेगा। जैसे ही आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया कीबोर्ड चलने लगे, क्योंकि उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है क्यू के नीचे वाला, जैसे ही क्यू दबेगा तो ये करना है, पेज अब दबेगा तो ये करना है, ये प्रोग्राम है, ठीक है। यहां तक बेसिक था, अब स्पीड बढ़ती जाएगी भाई, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ठीक है। पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को स्किप कर देता हूं, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, या फिर देख लो, देखो ये इतना सिंपल सा है ना, ये मेंस का टॉपिक है, मैं 2 मिनट में इसको निपटा रहा हूं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कंप्यूटर की, ये एक्यूरेट होते हैं, कि इनमें गलतियां नहीं होती। अगर मैंने बोला 2 + 2 4 होता है तो 2 + 2 4 6 8 सब कुछ इसको पहले से पता है, ये एरर नहीं करेगा। एरर होने के 2 चांसेस रहते हैं, या तो मैं गलत वैल्यू इंपुट करूं या तो प्रोग्राम गलत लिखा हो, बस। तो ये चीज याद रखना कि ये सटीक होते हैं या एक्यूरेट होते हैं। दूसरी जो क्वालिटी होती है, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कंप्यूटर की, वो होती है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का क्या मतलब है, वर्सेटैलिटी का सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे काम कर सकता है कंप्यूटर। मैं बोलूंगा पिक्चर दिखा दो, पिक्चर भी दिखा, कुछ दिखा भी रहा है, गाने भी बजा रहा है, प्रिंट बोलूंगा प्रिंट भी निकाल रहा है, ठीक है। मैं अगर 2 + 2 करने बोलूंगा कैलकुलेटर भी है, टाइम भी दिखा रहा है। तो वर्सेटाइल होती है, वर्सेटाइल मशीन बोलते हैं हम इसे, ठीक है, वर्सेटाइल मशीन बोलते हैं हम इसे। अब वर्सेटैलिटी का क्या मतलब होता है कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, बहुमुखी प्रतिभा, समझ में आया। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, स्टोरेज। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, स्टोरेज या भंडारण, तो गलत मतलब हिंदी का वर्ड मुझे नहीं लगता है। बेसिकली स्टोरेज क्या होती है, आपने बेसिकली बोला एक पीडीएफ फाइल है, एक पीडीएफ फाइल है, तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगी ना कंप्यूटर में, कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगी कंप्यूटर में, क्यों नहीं होगी भाई, बिल्कुल कहीं ना कहीं स्टोर होगी। उसको एक जगह चाहिए, जैसे आपको रहने के लिए जगह चाहिए, सिमिलरली पीडीएफ को रहने के लिए भी एक जगह चाहिए, उसको बोलते हैं स्टोरेज। लेकिन सबसे सही चीज क्या होती है, हमारे दिमाग की जो मेमोरी होती है ना, उसमें आपने अपना एड्रेस मुझे बताया, मुझे अभी याद है, कल मैं बहुत सारे लोगों से मिलूंगा, ये पहले तो मेरी मेन मेमोरी में रहेगा, फिर बैक मेमोरी में जाएगा और फिर ये उड़ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता, हम बहुत लंबे समय तक बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं कंप्यूटर को। चौथी जो बेसिकली वो रहती है, चौथी जो हमारा कहते हैं कि चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कंप्यूटर की, वो रहती है मेमोरी। अब स्टोरेज तो एक स्पेस है जहां पे रखेगा, लेकिन उस स्टोरेज में रखने की और लंबे समय तक रखने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मेमोरी। मेरे दिमाग में जगह है, आपने मुझे बताया आपका नाम पलक है, ठीक है, आपने मुझे बताया आपका नाम अभिषेक है, आपने मुझे बताया आपका नाम प्रतीक है, ठीक है। अब ये 3 नाम मुझे याद है, ठीक है, प्रतीक, अभिषेक, पलक, ठीक है, ये कहीं रखे हुए हैं,
ठीक है, ये एक जगह थी जहां पे स्टोर हुए, लेकिन मेमोरी क्या होगी कि मुझे ये याद रहे। स्टोरेज स्पेस अलग होता है, मेमोरी अलग होती है। आप पढ़ सकते हो ये इतना डेप्थ में मुझे नहीं लगता अभी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, इसलिए अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या होता है। फिफ्थ होता है ऑटोमेशन। अ कंप्यूटर इज मच मोर देन जस्ट अ कैलकुलेटर इन विच वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन एट एवरी स्टेप। इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये एक बुद्धिमान उपकरण है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि अगर मैंने आपने रोबोट देखी है, आपने रोबोट देखी है, बिल्कुल देखी होगी आपने रोबोट। जब आप रोबोट देखते हैं तो आपने देखा, अगर मैंने उसको 2 + 2 4 करना ये सिखा दिया है, तो मैंने उसको सिर्फ 2 + 2 बताया और प्लस करने का मतलब बताया कि क्या करो। मैंने सिर्फ उसको प्लस करने का मतलब बताया। अब वो 2 + 2 को 4 बोलेगी, 4 + 4 को 8 बोलेगा। ये चिट्टी जो रहता है रोबोट, इसमें रोबोट में जो रोबोट रहता है वो 4 + 4 को 8 बोलेगा। मैंने क्या उसको 4 + 4 = 8 बताया है? नहीं, मैंने सिर्फ उसको प्लस का मतलब बताया है। तो इसीलिए बोलते हैं इसका ऑटोमेशन बहुत इजीली और बहुत ज्यादा पॉसिबल है। समझ में आया? ऑटोमेशन बहुत ज्यादा और बहुत इजीली पॉसिबल है। ये चीज समझ में आ गई? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको पता चल, देखो ये चीजें ना मेंस में लिखने के काम आती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का क्या मतलब होता है? बेसिकली आप अगर एक ह्यूमन है, आप काम कर रहे हैं, आप थक जाएंगे। सो कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ये याद रखिएगा। ये एक अलग क्वालिटी होती है और ये सारी क्वालिटी ही है जो कंप्यूटर को ह्यूमन से अलग करती है। और सातवां है आपका स्पीड। ठीक है, अगर मैं बोलूं आप कितना ऐड कर सकते हो, आप कुछ ऐड कर, आप एडिशन एक रेट पे करोगे, कोई और किसी और रेट पे करेगा, कोई और किसी और रेट पे करेगा। लेकिन एक कंप्यूटर 2 डिजिट जो बोलते हैं ना 18 डिजिट के 2 नंबर को 300 से 400 नैनो सेकेंड्स में कर सकता है। आप कर सकते हो? नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उतनी। ह्यूमन ब्रेन कुछ भी कर सकता है। ह्यूमन ब्रेन ने अगर कंप्यूटर बनाया, ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर को बता सकता है कि तुम ये करो, तो ह्यूमन ब्रेन खुद भी कर सकता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर को प्रैक्टिस, मैंने प्रोग्राम लिखा, कंप्यूटर वैसे ही वैसा करेगा। लेकिन ह्यूमन को अगर कोई चीज सिखाई जाए तो वो वैसे ही वैसा नहीं करती, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, खुद की फीलिंग को डाल के उस चीज को चेंज कर देती है। ये ही डिफरेंस है कंप्यूटर और ह्यूमन में। अगर आप मुझे सिखाओ 2 + 2 4 होता है, मैं सिर्फ अगर यही चीज सीखूं तो मैं ये याद रखूंगा जिंदगी भर, यार कंप्यूटर से ज्यादा अच्छे से याद रखूंगा। ठीक है, प्लस करने का क्या मतलब है? लेकिन प्लस के साथ मेरे अब क्या आ जाता है, मेरी फैमिली आ गई, ठीक है, मेरा करियर आ गया, मेरी बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी फीलिंग हो गई, बहुत सारे इंपुट हो गए, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं चीजें। तो हम जो ह्यूमन होता है ना वो होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो कंप्यूटर होता है ना वो होता है एस। ठीक है, कोई एक चीज के लिए बनता है वो कैलकुलेशन, कोई एक चीज हो गई। अब जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए कि मैं एक मतलब मैं एग्जाम दे रहा हूं और मेरा एग्जाम में नहीं हुआ, ठीक है, तो कोई मुझे समझाएगा, एक ह्यूमन मुझे समझा सकता है, बट एक कंप्यूटर मुझे समझा नहीं सकता है। ठीक है, वो मेरी फीलिंग को नहीं पकड़ सकता। तो यहां पे कंप्यूटर पीछे हो जाता है, ह्यूमन आगे निकल जाता है। तो ह्यूमन कंप्यूटर से आगे ही, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो ह्यूमन ने कंप्यूटर बनाया और ह्यूमन कंप्यूटर से आगे ही है। लेकिन कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक टास्क करता है, इसलिए हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि कुछ टास्क के लिए वो यूज होता है। और अगर मैं बोलूंगा उसके लिए, अगर मैं इसके लिए बात करूंगा ह्यूमन की, तो ह्यूमन बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, कभी अगर आए ना तो आप मेंस में लिख सकते हैं, ह्यूमन इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वेयर इज कंप्यूटर इज एस ऑफ सर्टेन थिंग्स। ठीक है, चलो, रिलायबिलिटी तो ठीक ही है, हम गलतियां कर सकते हैं, वही बात है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लक्चुएट होती है, हो सकता है इंफॉर्मेशन का मर्ज हो रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूं उसके ऊपर, मुझे 2 + 2 आता है, लेकिन 2 + 2 में मुझे यह भी पता चल गया कि यार अगर मैं बात करूं बाइनरी की तो 1 + 1 = 0 होता है बाइनरी में। तो कहो ये इंफॉर्मेशन मेरी 1 + 1 = 2 को ऊपर नीचे कर जाए। आप समझ रहे हो, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी है, ये इंफॉर्मेशन भी है, ये नंबर सिस्टम में होता है, ये मेरा बाइनरी सिस्टम में होता है। ठीक है, इतना समझने की जरूरत नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए एज ह्यूमन बहुत सारी चीजें आपके अंदर होती हैं जो आप मिक्स मैच कर सकते हो। कंप्यूटर के पास सर्टेन इंफॉर्मेशन होती है, बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है यार, कंप्यूटर के पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है। एज ए ह्यूमन आपके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर कभी स्टोर ही नहीं कर सकता। उसमें से सबसे बड़ी चीज आती है फीलिंग की। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कंप्यूटर है तो बहुत मस्त, लेकिन अब मैंने बताया ना ह्यूमन और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था। इसलिए देखो,
मैं बता रहा हूँ ये शायद मेंस के लिए बहुत, प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट अगर आप ये देखोगे कि अगर आप एज अ फुल कोर्स देख रहे हो उसको, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लिमिटेशन क्या होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की लिमिटेशन बिल्कुल साफ है कि क्या ऐसी चीज है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता और ह्यूमन कर सकता है। वो है, अगर ह्यूमन को आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया है तो ह्यूमन अपना, आपने बोला सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि जाओ भाई मैगी ले आ, अब मैगी मैंने बोला 10 रुपए वाली मैगी ले आ, ठीक है, वहां पे जाएगा वो जो छोटा बच्चा है वो अपना दिमाग भी लगाएगा, यार 10 रुपए की मैगी है, वहां पे अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल गई उसको सामने से, भैया बोले अरे एक काम करो यिप्पी ले लो, यिप्पी पे तो ऑफर भी चल रहा है, तो वो बच्चा वहां पे अपना दिमाग लगाएगा, दिमाग लगाएगा। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, इंस्ट्रक्शन होते हैं। ह्यूमन और कंप्यूटर में ये डिफरेंस होता है कि वो दिमाग नहीं लगा सकता कंप्यूटर वहां पे, तो इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कंप्यूटर सिर्फ उसे को फॉलो करेगा, और अगर नहीं दिए गए तो कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए कंप्यूटर नीड क्लियर एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, आप आधे इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। किसी कार्य को सही ढंग से करने के लिए कंप्यूटर को स्पष्ट और पूर्ण निर्देशों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, आप ये चीज मान लो, कंप्यूटर सोच नहीं सकते हैं। कंप्यूटर के पास अगर कंप्यूटर को बताया गया कि ये आएगा तो ये करना है, ये आएगा तो ये करना है, ये आएगा तो ये करना है, वही चीज इंस्ट्रक्शन होती है और वही कंप्यूटर करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर अनुभव से नहीं सीख सकते, हम अनुभव से सीख सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। जो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग है, वो भी कंप्यूटर को ये कैपेबिलिटी नहीं देती कि आप एक्सपीरियंसेस से सीखो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मान लो कि जैसे मैंने बोला, मैं आपको बता रहा हूं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आपको मैं बता रहा हूं कि क्या होता है। जीपीएस पता है आपको, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आप गूगल मैप्स यूज करते हो। अब देखो क्या होगा, अगर एक रोड है, ठीक है, एक गाड़ी गई और लौट के आ गई, दूसरी गाड़ी गई लौट के आ गई, तीसरी गाड़ी गई लौट के आ गई, तो आपको ये चीज बिल्कुल बेसिकली, आपको ये चीज बेसिकली पता होनी चाहिए क्या, कि आप अगर जा रहे हो और गाड़ी लौट के आ रही है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये पकड़ लेगा कि यार यहां कहीं कोई ब्लॉक है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या रोड जाम है ना, और वो वहां पर इस ट्राइंगल टाइप का एक सिग्नल दे देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज जीपीएस ने सोची नहीं है, ये जीपीएस को बताई गई है कि अगर ऐसा कोई रूट प्लान हो, अगर ऐसा कोई रूट प्लान हो तो आपको एक सिग्नल देना है कि आगे रोड ब्लॉक है, इसलिए लोग यू टर्न मुड़ रहे हैं, ठीक है। अब एक बच्चा, एक दिन क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा बोलता है सर हो सकता है रोड ब्लॉक ना हो सकता है पुलिस लगी हो आगे, चेकिंग लगी हो हेलमेट की। तो आप समझ रहे हो, ये चीज आप, एक इंसान सोच सकता है कि यार आगे हो सकता है हेलमेट की चेकिंग लगी हो, लेकिन क्या सिस्टम समझ पाएगा? सिस्टम कुछ नहीं सोच पाएगा, उसको ये पता है कि आगे रोड बंद है, रोड बंद का कोई भी मायना निकाल सकता है वो, ठीक है। एक इंसान है, उसके पास और भी इंफॉर्मेशन है, वो उस जगह रहता है तो उसको ये चीज पता है, बहुत सिंपल सी चीज है यार, हो सकता है आगे एक पुल है, पुल टूट गया हो सकता है आगे यार एक चौकी है, सच में चेकिंग लगी हो सकता है आगे जंगल है तो जंगल में कुछ चल रहा हो सकता है आगे कुछ विवाद हो गया हो सकता है आगे रेलवे क्रॉसिंग है, कुछ भी हो सकता है, और वो फीलिंग से आजू बाजू वाले से बात करेगा और पता लगाएगा, समझ में आया। लेकिन जीपीएस ये नहीं करेगा। तो ये बेसिक सा होता है, अगर इंटरव्यू में आए तो मुझे लगता है यूनिट 9 को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो अभी तक कि यूनिट 9 क्या है या कंप्यूटर बेसिकली क्या है, ठीक है। अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये आपको रटना है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रटना है। अब अगर मैं बात करूं कंप्यूटर सिस्टम की, तो आपको सिंपल सा पता है कि एक इनपुट डिवाइस होता है, एक सोचने के लिए दिमाग होता है जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अगर मैं दिमाग की बात करूं तो दिमाग में भी 3 सेक्शंस होते हैं, एक मेमोरी यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है। हिंदी में भी मैं बता देता हूं, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम बताते हैं कि क्या करना है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो उस डेटा को समझती है कि अच्छा इन्होंने बोला है कि दौड़ के पानी लेके आओ, तो एक दिमाग होता है ना, जैसे मैंने सुना कि दौड़ के पानी लेके आओ तो मेरे दिमाग ने प्रोसेस किया, ऐसे ही सिमिलरली एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी कंप्यूटर की। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पहला होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है अंकगणित तर्क इकाई, और तीसरा होता है नियंत्रण इकाई। ये 3 यूनिट होती है, हम इनके बारे में और डेप्थ में जानेंगे। मेमोरी यूनिट क्या करती है, या फिर जो आपकी मेमोरी यूनिट होती है वो बेसिकली क्या करती है, सिंपल सी बात है, इनपुट से एक डेटा आया है तो सबसे पहले आपके घर में कोई आएगा, आप नहा रहे हो या आपको कुछ करना है तो आप क्या बोलोगे, बैठो बैठो बैठो। तो सिमिलरली कोई डेटा आता है ना, तो सबसे पहले उसको स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी सिर्फ रखा है। मेरा घर है, आप समझ लो आपका घर जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कोई आया, डेटा आया, आपने बैठाला, ठीक है। उसके बाद उसकी बात सुनी आपने, तो सिमिलरली इसके बाद अगर बोला गया 2+2 करो, ठीक है, साउंड प्ले करो, वीडियो चलाओ, तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है।
ठीक है, जो भी डेटा आया सबसे पहले मेमोरी यूनिट में डेटा रखा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में बेसिकली वो काम किया जाता है जो वो डेटा बता रहा है, ठीक है, और तीसरा कंट्रोल यूनिट में उसको बाहर भेजा जाता है, ठीक है। आपके घर में फॉर एग्जांपल आपका घर एक सीपीयू है, आपके घर में कोई आया, आप नेताजी हो, आपके घर में कोई आया, ठीक है, कोई आके आपने बैठाला, तो वो हो गई मेमोरी यूनिट। दूसरी यूनिट क्या करती है, आप खुद हो उस यूनिट। हाँ भाई क्या बोल रहे हो, अरे सरकार वो रोड बन जाती तो मजा आ जाता, और वो चेकिंग में पुलिस वाला बहुत परेशान कर रहा है। मान लो आपने ये चीज आपको पता चली, बीइंग नेताजी आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे, वो कहां पे करोगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गए। अब आप फोन करके बोलोगे हाँ भैया ये क्या हो रहा है, कौन है, कैसा चल रहा है, तो आपको पता चला वो सच में पुलिस वाला नहीं था, वो फेक पुलिस वाला था, और वो बस वसूली कर रहा था, वसूली भाई था कोई वो। तो ये चीज आप कंट्रोल यूनिट से बताओगे क्या आगे क्या करना है। तो जैसे ही आपने बोला, तो बोलने के लिए जो आपने सोच के बोला ना, आप मुंह से निकालोगे, तो मुंह आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन आपके दिमाग में क्या हुआ, आपने सुना, प्रोसेस किया, बोला। तो आपके दिमाग में भी बेसिकली एक प्रोसेसिंग यूनिट है। आप पहले डेटा स्टोर करते हो, प्रोसेस करते हो, फिर उसको बाहर भेजते हो। बाहर किससे भेजते हो, आउटपुट डिवाइस के जरिए भेजते हो। तो इसीलिए इनपुट डिवाइसेस होते हैं कुछ, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं ये समझ लो। तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं समझो। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कुछ बताते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर माउस का बटन दबाया तो मैंने कंप्यूटर को बताया लेफ्ट क्लिक हो रहा है। लेफ्ट क्लिक का कुछ भी मतलब कंप्यूटर को पता हो, लेफ्ट क्लिक का कुछ भी मतलब अगर कंप्यूटर को पता हो, आई डोंट केयर, ठीक है। बट लेफ्ट क्लिक का क्या मतलब होता है ये मैंने बता दिया। सिमिलरली ये कंप्यूटर को में प्रोग्राम फीड है, प्रोग्राम मैंने बोला था ना, प्रोग्राम फीड है कि लेफ्ट बटन दबेगा तो ये करना है। लेकिन लेफ्ट बटन कहां से दबेगा, माउस से। तो माउस आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। आप और कहां से कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बताते हो, ठीक है। जैसे माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन में मैं बोल रहा हूं, ये चीज कंप्यूटर में जा रही है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड मेरा इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। मैं अगर जॉयस्टिक से खेल रहा हूं, मतलब मान लो मैं पीसी में वीडियो गेम खेल रहा हूं, तो वो जो रिमोट होता है ना, जॉयस्टिक होती है, वो एक इनपुट डिवाइस हो गई। मैंने ऊपर किया तो कंप्यूटर को पता है कि ऊपर लेके जाना है, तो यहां से मैंने सिग्नल दिया, ठीक है, यहां से सिग्नल दिया, तो आपको समझ में आया, ये हो गया आउट, मतलब ये हो गया इनपुट डिवाइस। उसके बाद आप मान लीजिए एक स्कैनर है, स्कैनर में आपने रखा, स्कैन किया, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैन होके कंप्यूटर में जा रहा है। तो इनपुट डिवाइस कुछ नहीं होते, जो कंप्यूटर को भेजने में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो इनपुट डिवाइस होते हैं। जल्दी जल्दी देखेंगे। सबसे पहला है कीबोर्ड, सबसे पहला इंपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। आप याद रखो, इनमें से मॉडिफायर की किसे बोलते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को, ये एमपीपीएससी में आ सकता है। टॉगल की किसे बोलते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की कितनी होती है, 12, ठीक है। हिंदी में भी ये चीज लिखी हुई है। संशोधक कुंजियां किसे कहते हैं, मतलब जो बटन होते हैं वो कौन से होते हैं। अब देखो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट तो हिंदी इंग्लिश क्या ही है यार, ये तो इंग्लिश में ही है। CTRL ALT शिफ्ट, अगर ये 3 बटन की बात करूं मैं, तो इनको बोलते हैं मॉडिफायर की, ठीक है। जो कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक है, उसको बोलते हैं टॉगल कीज। और कितने फंक्शन होते हैं, बेसिकली 12 फंक्शन होते हैं, तो 12 फंक्शन कीज। सेकंड आपका आ जाता है माउस। माउस 2 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये जो है ये ऑप्टिकल माउस है, ठीक है। ये जो है ये ऑप्टिकल माउस है। क्यों, देखो दोनों का फंडा मैं बता रहा हूं। एक होती है इसके नीचे बॉल, आपने बॉल वाले माउस देखे, अगर आपने आगे किया तो बॉल रोल होगी, बॉल रोल होगी, वो सिग्नल भेजेगी कंप्यूटर को कि यार ये अगर बॉल ऐसी जा रही है, अंदर एक सेंसरी डिवाइस लगा होता है, तो वो देखता है यार बॉल ऐसी जा रही है, अगर ये बॉल ऐसी जा रही है तो मुझे ऊपर जाना है, नीचे जाना है। उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए माउस एक इनपुट डिवाइस है। जो लिखा हुआ है वो आपके उस पे है। लेफ्ट माउस का बटन जो है वो एंटर की तरह काम करता है, और ये जो है ये बेसिकली लिस्ट दिखाने का काम करता है। तो आपको लेफ्ट और राइट माउस क्या काम करते हैं वो पता होना चाहिए। और ये जो होती है ना, यहां पर जो स्क्रॉल होता है, वो स्क्रॉल ऊपर और नीचे करने के लिए यूज होता है, अप डाउन की के लिए यूज होता है, अप डाउन के लिए यूज होता है, सिंपल, ठीक है। ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस में क्या फर्क होता है, ये चीज देखो सबसे पहले समझ में आ गया। माउस भी हिंदी में लिखा हुआ है, 2 टाइप के माउस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। अब माउस हिंदी तो हो गया ना, अब माउस के बाद आती है ट्रैक बॉल्स, ठीक है। अब ट्रैक बॉल्स क्या होती है, मैं आपको बहुत सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल कैसे दूं मैं आपको इस चीज का, देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो जैसे मान लो आप एक पेशेंट हो, ठीक है, आप एक पेशेंट हो, तो अब क्या होता है, आप लेटे हुए हो, अब आपके हार्ट की चेकिंग करनी है,
तो एक डिवाइस होगा ऐसा, ठीक है, इसके नीचे एक बॉल लगी होगी, इसको बोलते हैं ट्रैकर बॉल। ट्रैकर बॉल, ये क्या करेंगे, इस ट्रैकर बॉल को आपके चेस्ट पे ऐसे ऐसे रोल करेंगे। तो जब ये रोल करेंगे तो बॉल ऊपर नीचे जाएगी, ठीक है। बॉल के अंदर सेंसेस है, तो वो गर्मी अर्मी को भी, मतलब ये जो होती है बेसिकली गर्मी अर्मी को भी अब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसको ये भी पता चल जाता है। तो इसके बेस पे कंप्यूटर पे एक ग्राफ बनाते हैं ये लोग कि हाँ इसके अंदर हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, 10 चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये होती है ट्रैकर बॉल। तो क्यों आपको नहीं लगता कि इस कंप्यूटर में जो चीज आ रही है उसको इनपुट इस ट्रैकर बॉल ने दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि लोग नहीं समझ पाते, माउस और कीबोर्ड तो आपको पता है, बट कोई भी चीज जो कंप्यूटर को बता रही है कि क्या है, वो होते हैं इंपुट डिवाइस। तो ट्रैक बॉल्स होती है हमारी इंपुट डिवाइस होती है, ठीक होती है। जो ट्रैक बॉल्स होती है हमारी वो इंपुट डिवाइस होती है। इसके बाद क्या होता है, देखो ट्रैक बॉल्स हमारी इंपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बारकोड। बारकोड रीडर भी आपके इंपुट डिवाइसेस होते हैं। एक बारकोड है, ये मशीन है, मशीन ने बारकोड रीड किया, ये जो है ना ये नीचे जाके कंप्यूटर को बताएगा कि बारकोड में क्या लिखा हुआ है। ये जो है ना ये जो नंबर है ये प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, प्रोसेस होगा, और इस बारकोड पे जो भी एक मटेरियल है, मान लो एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन के ऊपर लगा हुआ है, तो इस बारकोड में जो भी है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा। यहां पे ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताएगी अच्छा ये जो बारकोड है वो इस मोबाइल से लिंक्ड है, तो इस मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। समझ में आया, इस मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बट काम की चीज क्या है कि ये बारकोड रीडर भी एक इंपुट डिवाइस है, ठीक है। जो जॉयस्टिक होती है, ऑब्वियसली आप बता रहे हो कि ऊपर जा नीचे जा, तो जॉयस्टिक भी एक इंपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो OMR शीट होती है ना आपकी, अब ये देखो डेप्थ में हम कैसे जा रहे हैं, इतने सारे डिवाइसेस आपको कई जगह नहीं मिलेंगे, तो आप ये चीज याद रखो कि कवर करना जरूरी है, ठीक है। कितना कवर करना है वो भी मैं बता रहा हूं। मेंस के लिए जो चीजें हैं वो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, जो प्रीलिम्स के लिए वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। ये सब रीड आउट करने का क्या मतलब है यार, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब OMR शीट क्या होती है, आपने जो भी गोले भरे हैं ये मशीन को पता चलता है कि गोले कहां है, क्योंकि ऑप्टिकल मतलब लाइट। तो क्या होता है कि जैसे ही ऊपर से लाइट मारी जाती है, अगर आपने कोई काला गोला भरा है ना तो लाइट नीचे पास नहीं होती है, बाकी तीनों से लाइट पास हो जाती है। तो जहां पे लाइट पास नहीं होती, जो आपने जहां से लाइट पास नहीं होती, हम वो मानते हैं कि आपने इस जगह का ऑप्शन सी चुना है, ठीक है, इस जगह का ऑप्शन सी चुना है। बट आपको ये चीज समझ में आई, ये चीज कंप्यूटर को बताई, कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड है, लेकिन ऑप्टिकल मार्क रीडर ने ये इंफॉर्मेशन दी, कंप्यूटर ने प्रोसेस करी, और मॉनिटर में आपने दिखाया कि इसके 25 नंबर है, 27 नंबर है, 30 नंबर है। बट कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, फिजिकल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक कौन लेके जा रहा है, वो सारे डिवाइसेस जो होते हैं इंपुट डिवाइस होते हैं। तो फिजिकल पेपर से इंफॉर्मेशन लेके कंप्यूटर पे कौन जा रहा है, वो OMR शीट का OMR रीडर जा रहा है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो भी एक इंपुट डिवाइस है। आपने OCR, अब देखो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी। OCR क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। OCR के लिए मैंने एक्चुअली पहले काम किया हुआ है, ठीक है। OCR क्या होता है, मान लीजिए ये एक 100 साल पुरानी डीड है, 100 साल पुराना एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी भी वैलिड है, ठीक है, और ये आने वाले 100 साल भी चलने वाला है, ठीक है। लेकिन इसकी हालत जो होती है वो बिल्कुल खराब होती है, ठीक है, ये फटने वाला होता है, इसमें कुछ साइन होते हैं, कुछ डिटेल्स होती हैं। अब ऐसे अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप टाइप कर सकते हो, टाइप करोगे तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है ना, टाइप किया तो वैलिडिटी खत्म हो गई। तो क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क, एक ऑप्टिकल जो बोलते हैं कैरेक्टर रीडर होता है। तो अगर कहीं पर जैसे मान लो मैंने ये लिखा प्रखर, ये मैंने हाथ से लिखा है, लेकिन अगर मैं OCR इसके ऊपर रोल करूंगा ना तो क्या होगा, इसका मतलब समझ जाएगा, तो टाइप हो जाएगा P, इसका मतलब समझ जाएगा R है, तो वो टाइप कर देगा R, स्क्रीन पे आ जाएगा। जो भी आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है ना वो स्क्रीन पे आ जाएंगे वैसे के वैसे बन के। तो इसीलिए और ये चीज स्कैनर नहीं कर पाती, स्कैनर फोटो चढ़ाती है। स्कैनर और OCR, अब देखो ये डेप्थ है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है बट फिर भी जान लो, स्कैनर और OCR में फर्क समझो, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो सॉरी, देखो कोई काम की चीज चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि ये चीज है कुछ, ठीक है, अब ये कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं अगर स्कैन करूंगा ना तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी आपके काय पे, कंप्यूटर पे आ जाएगी।
स्कैनर भी इंपुट डिवाइस हुआ, लेकिन क्या आप इसमें चेंज कर सकते हैं? नहीं, चेंज नहीं कर सकते। क्या आप इसको एडिट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को ये पूरी चीज पता है, जैसी थी वैसी कंप्यूटर ने बता दी, लेकिन कंप्यूटर ने क्या लिखा है ना, ये नहीं पढ़ा है। कंप्यूटर के लिए ये एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है, लेकिन OCR में क्या होता है, वो ऐसे करके पढ़ता है। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है PRAKHAR, तो वो PRA प्रखर लिखा हुआ है, तो वो इमेज नहीं लेगा प्रखर की, वो PRAKHAR लिखा है, तो वो उसको लेगा और ये एडिटेबल डॉक्यूमेंट बना देता है। तो OCR आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। OCR क्या करता है, एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाता है जो आप एडिट कर सकते हो। स्कैनर से एडिट नहीं कर सकते, स्कैनर से एक इमेज जाती है, इससे टेक्स्ट जाता है। समझ में आया? ये एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता है, ठीक है। अगली चीज आती है स्कैनर। स्कैनर आप सबको पता है, तो मुझे नहीं लगता आपको पता हो, मतलब मुझे समझाना चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है MICR। आपने वो सुना है माइकर कोड? माइकर कोड पता है आपको? बैंक में यूज होता है माइकर कोड, ठीक है। अब ये क्या करता है, ध्यान से समझना। आपकी जो चेकबुक होती है उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है। जैसे आपका ATM कार्ड है, उसमें भी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। अब मेरा ATM तो है नहीं, यहाँ पे कार्ड नहीं होता बस, वो उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। तो जैसे ही आपने ATM अंदर डाला, तो वो सिर्फ एक कार्ड नहीं गया, वो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप भी गई, और उस मैग्नेटिक स्ट्रिप को ही पढ़ता है ये डिवाइस। तो सिमिलरली जैसे बैंक में जो चेक्स होते हैं, चेक्स के ऊपर आपकी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। आपके पास कोई चेक आया, तो चेक, अभी बैंकिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है यार, वो एक एक का चेक थोड़ी पढ़ेंगे, वो क्या करते हैं, सिंपल इसमें डिवाइस में डालते हैं। इसका नाम है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ठीक है। कहां गया है? चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान, ठीक है। ये क्या करता है, इंग्लिश। अब देखो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है हिंदी में मतलब, क्योंकि ये नाम ही MICR इंग्लिश में। ये क्या कर रहा है मैं बता रहा हूं। अगर इसमें मैग्नेटिक इंक से आपने लिखा है ना, जैसे मान लो, आपके समझ के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे आपने मान लो कि लेड से लिखा, आपने पेंसिल से लिखा, तो क्या ये मैग्नेटिक होती है? हाँ, थोड़ी सी होती है, लेकिन लेड के जैसे ऐसे बहुत सारे चीजें होती है ना। मान लो लोहा है, मैंने आयरन लिया, आयरन को पिघलाया, आयरन की इंक बनाई और उससे लिखा, तो आपको नहीं लगता कि क्या ये मैग्नेटिक इंक होगी? बिल्कुल होगी। समझ में आया? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक रेज है। समझ में आया? तो जो चेक होता है ना, उसमें एक मैग्नेटिक, जो लिखा होता है ना, वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। ये चीज याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चेक बुक कैसे लिखे होती है। तो चेक बुक मैग्नेटिक इंक से लिखी होती है। वो मैग्नेटिक इंक को पढ़ने के लिए एक रिकॉर्ड, एक डिवाइस की जरूरत होती है, और उसको बोलते हैं माइकर डिवाइस, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो चेकबुक को पढ़ता है। और ये चेकबुक के लिए ही बेसिकली बना था। तो आपको ये चीज पता होगी कि जो बैंक होते हैं, इसलिए वो माइकर कोड के नाम से जाने जाते हैं। उनकी जो ये बेसिकली आपको बोलते हैं ना, मतलब कैसे बताएं आपको, आपको ये चीज समझ में आ रही है? जितना मैं कर रहा हूं उतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आया? तो अब जो माइकर कोड होता है ना, माइकर कोड बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? ये जो हर ब्रांच का अलग होता है। तो हर ब्रांच की चेकबुक अलग होती है, आपको पता होगा। हर ब्रांच की चेकबुक ब्रांच से इशू होती है। उतना डेप्थ में मत जाओ, माइकर याद रखना कि अब कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस खत्म कर लिए। अब सेकंड जो डिवाइस आता है वो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइसेस ने तो अपना डेटा दे दिया। सेकंड क्या आ जाता है? सीपीयू। सीपीयू क्या करता है बेसिकली, आपको याद होना, समझना चाहिए। इसके अंदर सर्किट्स होती है, आईसी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अब आप कंप्यूटर तो बनाने तो वाले नहीं हो, तो ये चीज आपके बारे में जानना जरूरी नहीं है। ये क्या काम करता है ना, वो याद रखना, ये भी मेंस के लिए जरूरी है। वैसे सबसे पहले फेच द इंस्ट्रक्शन, ये सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस है ना, वहां से इंस्ट्रक्शन को लेता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को लेता है, उस इंस्ट्रक्शन को समझता है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन को समझता है कि क्या लिखा हुआ है। इसके बाद ये डेटा निकालता है, उस इंफॉर्मेशन से या उस इंस्ट्रक्शन से डेटा निकालता है। 2 + 2 = 4, मतलब मुझे प्लस करना है। थर्ड स्टेप पे 2 और 2 को प्लस करना है, तो थर्ड स्टेप पे डेटा निकलेगा। उसके बाद ये ऑपरेशन प्रोसेस होगा। 2 + 2 = 4, 4 आ गया। अब ये 4 को लिख देगा, ठीक है। और ये 4 को लिखने के बाद आउटपुट डिवाइस, जैसे आपकी स्क्रीन हो गई, वहां पे 4 लिख के आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली आपका दिमाग भी तो यही कर रहा है। 2 + 2 सुना, समझा, 2 + 2 4, 4 समझा, 4 मैंने बोला 4, या मैंने लिख के दिखाया 4, तो ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए। समझ में आया? लेकिन ब्रेन में क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन आई, समझी, डेटा समझा, प्रोसेस किया और निकल गई। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए,
ठीक है, निर्देश प्राप्त होते हैं, निर्देश की व्याख्या होती है, इस निर्देश से डेटा प्राप्त होता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर डेटा से फिर नतीजे बनते हैं। ठीक है, ये 5 होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं बता चुका हूं, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट आपको याद रहने चाहिए। अब पार्ट्स, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस के 3 एरिया है। अगर मैं फिजिकल चीज की बात करूं अंदर, तो सीपीयू के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपकी एक ऑप्टिकल ड्राइव होती है। ठीक है, रैम रोम मैं बता दूंगा कि क्या होता है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे। और हमारे जो फिजिकल स्टडी मटेरियल है ना, उसमें भी सब कुछ डिटेल में कवर्ड है। बट अभी बस ध्यान दो यार, अभी फील करो, अभी आपने फीलिंग जनरेट कर ली ना कि ये लेक्चर कैसे जाने वाला है, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। पार्ट्स ऑफ सीपीयू में सबसे पहले आता है ऑप्टिकल ड्राइव। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंदर भी 2 चीजें आ गई हैं, आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है एसएसडी का, जो कि बहुत फास्ट होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसको, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, ये बहुत तेज चलती है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होती है। फिर पावर सप्लाई होता है। अब यहां पे सर्किट है, तो सर्किट की वजह से क्या होगा, बेसिकली सर्किट गर्म होगा। अब आपने पढ़ा है ना, आपने अगर मेरे पहले के लेक्चर्स, अगर आपने साइंस के लेक्चर पढ़े हैं, तो साइंस के लेक्चर में आपको पता होगा, अगर वायर से करंट बहता है तो ये H एक हीट जनरेट करता है करंट के बराबर, I² RT। I होता है करंट, जितना करंट निकल रहा है उतनी ज्यादा हीट रेजिस्टेंस, और जितनी देर के लिए निकल रहा है तो एक हीट निकलती है। उस हीट को कम करने के लिए फैन लगता है। लॉजिक समझ में आया, फैन क्यों लगता है, क्योंकि वायर लगे, वायर से हीट निकलेगी, हीट निकलेगी तो कम करना पड़ेगा, तो फैन लगा होता है ठंडा करने के लिए। उसके बाद कनेक्टर्स होते हैं, जैसे पेन ड्राइव का स्लॉट हो गया, यूएसबी केबल, जैसे पेन ड्राइव यूएसबी हो गया, फिर आपका इनपुट आउटपुट जैक हो गया, स्पीकर लगाने के लिए स्लॉट दिए रहते हैं, एचडीएमआई केबल लगाने के लिए स्लॉट दिए रहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका सीपीयू का एक यूनिट होता है। सीपीयू में बेसिकली जो आपको पता है, पावर सप्लाई होती है, हार्ड डिस्क होती है, फैन लगा होता है, कनेक्टर्स लगे होते हैं, और ये माइक्रोचिप्स मदरबोर्ड लगा होता है। ये मदरबोर्ड ही एक्चुअल आपका सीपीयू का काम करता है। सीपीयू के अंदर भी जो बेसिकली मदरबोर्ड है ना, यही दिमाग लगाता है। अगर मदरबोर्ड हो गया, आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, हार्ड डिस्क में स्टोरेज है, जो मैंने स्टोरेज की बात करी थी ना, मेमोरी डिवाइस, तो मेमोरी यूनिट ये होती है, ये मेमोरी यूनिट होती है। आप खुद सोचो, मेमोरी यूनिट में स्टोरेज हो रहा था ना, देखो ऑप्टिकल ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोरेज होता है। मदरबोर्ड आपका क्या होता है, बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका एएलयू का पार्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद बेसिकली आपका क्या आता है, कंट्रोल फैसिलिटीज, तो ये कंट्रोलर से होती है, ये कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल फैसिलिटी। तो लॉजिक समझ में आया, जो 3 चीजों की बात की थी वो आपको असली में दिख रही है, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट अंक गणितज्ञ तर्क इकाई और नियंत्रण इकाई, ये 3 चीजें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। अब सबसे पहले पढ़ते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट क्या होता है, आधे घंटे पानी लग। अब देखो मेमोरी यूनिट क्या होता है, लेफ्ट वाला पार्ट जो मेमोरी यूनिट है। अब मेमोरी का मतलब आप समझ गए हो कि यार जहां स्टोरेज होता है, 2 टाइप के स्टोरेज होते हैं, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आप समझो कि क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको मेमोरी यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए डेफिनेशन बता देता हूं। द मेमोरी यूनिट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन एनी डिजिटल कंप्यूटर सिंस इट इज नीडेड फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। सिंपल सी बात है, आपको पता, देखो मेमोरी यूनिट में क्या होता है ये समझो। मेरी मेमोरी, मेरे दिमाग की जो मेमोरी यूनिट है उसमें पता है कि कोई आके मुझसे बोलेगा हेलो तो मैं बोलूंगा हेलो। ये चीज मुझे मेरे दिमाग में बसी हुई है, प्रोसेस नहीं करी, ये चीज पता है, हेलो सुनो तो ये करो। ठीक है, हेलो सुनो तो ये करो। तो कुछ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स होते हैं जो पहले से कंप्यूटर में फीड होते हैं, वो हमें किसी मेमोरी में रखने पड़ते हैं। तो 2 कैटेगरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हिंदी वाले पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होती है, देखो मैं बता रहा हूं क्या होता है। जैसे मैंने बोला क्लिक किया, मैंने बोला क्लिक करो, तो क्लिक होने पे क्या होगा, ध्यान से समझना। क्लिक होने पे क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन जाएगा, ये स्टोर होगा कि क्लिक हुआ है, ये वैल्यू स्टोर होगी कि क्लिक हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये चीज बताई जाएगी। कंप्यूटर को पता लगने के लिए पहले आपको बाहर ड्राइंग रूम में बैठाना ही है, ये तो डन है। तो सबसे पहले क्लिक हुआ तो कंप्यूटर को पता चलेगा कि क्लिक हुआ है। कैसे पता चलेगा, पहले एक इंस्ट्रक्शन, एक लाइन लिख के आ जाएगी कंप्यूटर के सामने कि लेफ्ट हैंड क्लिक हुआ है, लेफ्ट बटन क्लिक हुआ है, या के का बटन या पी का बटन कीबोर्ड पे क्लिक हुआ है, ये स्टोर होगी। ठीक है, ये स्टोर होगी।
अब स्टोरेज के बाद प्रोसेस करने लगा, प्रोसेस करने के बाद मैंने आउटपुट दे दिया। क्या अब इसका मतलब है नहीं ये उड़ जाएगी, ये उड़ जाएगी। मैंने क्लिक किया तो वो सिर्फ एक बार के लिए होता है क्लिक, ऐसा नहीं कि क्लिक होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा, नहीं, एक बार के लिए क्लिक हुआ मतलब मैंने एक बार स्टोर किया और खत्म, स्टोर किया, प्रोसेस हुआ, बाहर खत्म, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म की मेमोरी होती है वो, तो वो होती है प्राइमरी मेमोरी। लेकिन अगर मुझे बेसिकली स्टोर, मतलब मान लो कि मैंने बोला गाना सुनना है, मुझे गाना सुनना है, तो बेसिकली मैंने अगर जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक गाना है, नेट पे है, मैं प्ले करूंगा, जैसे ही मैं प्ले करूंगा तो याद रखना क्या होगा, जैसे ही मैंने प्ले करी क्या हुआ, जल्दी बताओ, मैंने प्ले किया तो क्या हुआ, जैसे ही मैं प्ले करूंगा गाना बजना स्टार्ट होगा, मतलब वहां से सिग्नल आना स्टार्ट होंगे, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और मुझे सुनाई देगा। ये सब चीजें क्या हो रही है, ये गाना सबसे पहले कंप्यूटर को बताया गया कि गाना क्या है या क्या क्या करना क्या है वो बताया गया, तो वो स्टोरेज हुआ। तो जब भी आप गाना प्ले करेंगे वो उसकी प्राइमरी मेमोरी में जाके प्ले होगा, ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूं उसको डाउनलोड करके मैं बाद में भी सुनूं, तो डाउनलोड करके मैं किसी डिवाइस पे या स्टोरेज डिवाइस पे रखता हूं, तो वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। मैं यूज नहीं कर रहा हूं, स्टोर करके रखा हूं। जो चीज यूज होती है ना वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी में होती है, याद रखना। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने कुछ दबाया, मान लीजिए कि मेरी ड्राइव भी है, मैंने क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया, जैसे मैंने 2 बार क्लिक किया, ठीक है, आप ये चीज समझिएगा कि क्या होगा, जैसे मैं 2 बार क्लिक करूंगा वो गाना प्ले होने लगेगा। गाना जब प्ले हो रहा है ना तो वो प्राइमरी मेमोरी में आके हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को मैंने बताया है कि ये कर भाई। डबल क्लिक का क्या मतलब है, तो सबसे पहले डबल क्लिक जाके स्टोर होगा, डबल क्लिक जाके स्टोर होगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ डबल क्लिक है तो ये करना है, तो वो गाना लेके आएगा उस स्टोरेज में, वो गाना प्ले होगा, वो गाना प्ले हो जाएगा, एक बार गाना खत्म हो गया वो जाता रहेगा। और गाना भी पूरा नहीं, आप समझो कि एक एक वर्ड हो रहा है, एक वर्ड आया, गाया, म्यूजिक के साथ चला गया, ठीक है, चला गया। ये चीज समझ में आई। इसीलिए बोलते हैं कि जब रैम आपकी फास्ट होती है ना तो बहुत तेजी से आता है, बहुत जल्दी प्रोसेस करता है, बहुत जल्दी चला जाता है। आप बोलते हैं ना आपके फोन की रैम तगड़ी होनी चाहिए, फोन की रैम बढ़ाओ। फोन की रैम बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि जैसे ही जो आपकी यहां पर प्रोसेसिंग हो रही है ना, जैसे रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों प्राइमरी का पार्ट है। रैम अगर आपकी ज्यादा है ना, रैम मतलब एक पॉइंट पे कितना यूज हो रहा है, ठीक है, कोई भी चीज आप करोगे वो रैम का यूज करके होती है। स्टोरेज अलग होता है, स्टोरेज मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, रैम मतलब कि अब भी बजा के दिखाओ। तो मैंने गाने पे क्लिक किया, वो रैम में आएगा, रैम में प्ले होगा और जाएगा। रैम अगर आपकी तेज होगी या ज्यादा होगी तो ज्यादा फंक्शंस एक बार में हो पाएंगे, ज्यादा फंक्शंस एक बार में हो पाएंगे तो ज्यादा फास्ट होंगे। अब मैंने बोला कि आपको गाना प्ले करने के लिए 5000 फंक्शंस, 5000 चीजें करने की जरूरत है, जो भी है वो छोड़ो, 5000 चीजें करने की जरूरत है। अगर आपकी रैम में सिर्फ 1000 चीज एक बार में हो पाती है, एक सेकंड में 1000 चीज हो पाती है, तो वही काम 5000 करने के लिए 5 सेकंड लगेंगे। तो आपकी रैम अगर एक लिमिट है 1000 की, 1000 पर सेकंड की, तो आपको नहीं लगता वही चीज होने में 5 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर मैंने एक रैम लिया है जिसमें 5000 चीजें एक सेकंड में होती है तो 1 सेकंड में ही पूरा काम हो जाएगा। इसलिए आपकी रैम बढ़ती है, स्पेस बढ़ता है और एक बार में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये चीज समझ में आया आपको, रैम क्यों बढ़ानी है, क्योंकि एक बार में फंक्शन हो रहे हैं। कोई भी फंक्शन प्राइमरी में ही होता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन आपकी हार्ड डिस्क में नहीं होता है, ये याद रखो। हार्ड डिस्क लगाए रहो, निकाल लो, कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर को कोई मतलब है ही नहीं, कंप्यूटर ने एक जगह दे के रखी है और उसको जोड़ के रखा है बस, क्या एक जोड़ के रखा है कि जैसे इस पे क्लिक होगा तो ये प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, बट काम सारा प्राइमरी मेमोरी में होता है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आएगा जब तक देखो, प्राइमरी मेमोरी यूनिट में होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो आपके मेमोरी यूनिट में से प्राइमरी मेमोरी जो है उसी से कनेक्टेड होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्टेड नहीं होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी लेकिन ऐसे कनेक्टेड होती है। इसके 2 पार्ट है। तो जैसे सेकेंडरी मेमोरी में मैंने किसी डिस्क में जाके क्लिक किया, ये प्राइमरी मेमोरी में आएगा, प्राइमरी मेमोरी के बाद ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, वहां पे पूरा काम होगा। पूरा काम होने के बाद ये कंट्रोल फैसिलिटी में जाएगा या कंट्रोल यूनिट में जाएगा, ठीक है। जो लिखा हुआ है आप पढ़ लो, मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं, तो ये सिर्फ नोट्स हैं, फील आप कर चुके हो कि क्या हो रहा है। इतने डेप्थ में देखो, कंप्यूटर से अगर आप नहीं होना और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो, हाँ यार कंप्यूटर के अंदर हो क्या रहा है, आपको पता है यार कंप्यूटर, आप गधे थोड़ी हो यार, आप बचपन से यूज कर रहे हो, आपको हो गए होंगे 10 साल कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन यूज करते हुए, बट हो क्या रहा है ना, ये प्राइमरी मेमोरी में सारा काम होता है, ये आपको नहीं पता होगा। तो जो मेरी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, ये चीज याद रखो, वो 2 टाइप की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और जो मेरी सेकंड होती है वो होती है आपकी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, गूगल ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। जो आपका
कंप्यूटर होता है ना वो रैम पे चलता है, रैम होती है आपकी असली दम। समझ में आया कि रैम ही आपको स्पीड कम और ज्यादा बताती है, क्योंकि काम सारा रैम में होना है, ये सब तो स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, समझ में आया। अब तीसरी यूनिट होती है कंट्रोल फैसिलिटी। कंट्रोल फैसिलिटी कुछ नहीं करती है, बेसिकली इनपुट को और आउटपुट को ज्वाइन करती है। मैंने लिखा के, तो के को पढ़ना, बेसिकली के आएगा मेमोरी यूनिट में जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, ये चीजें पता होंगी। तो ये कंट्रोल यूनिट बताता है कि, कंट्रोल यूनिट बताता है कि तुम मेमोरी यूनिट में जाओ। जैसे आपके घर में कोई आएगा, कोई बताएगा ना यार ड्राइंग रूम में बैठो, आप कोई गेस्ट आया तो आप बोलोगे ना ड्राइंग रूम में बैठो। तो ये ड्राइंग रूम क्या है, ड्राइंग रूम क्या है, ड्राइंग रूम इज नथिंग बट बेसिकली कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा समय ले लिया मैंने इस चीज में, बट आपको पता होना चाहिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है, बेसिकली इनपुट आउटपुट स्टोरेज ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी, सबको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। यहां से क्या होगा, वहां से क्या होगा, वहां से क्या होगा, ठीक है। तो यही आपका जो है बेसिकली सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक तरीके का कंट्रोल यूनिट है। जो आप सीपीयू बोलते हो ना, अपना डब्बा जो सीपीयू रखा हुआ है, वो सीपीयू बेसिकली एक कंट्रोल यूनिट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बेसिकली आपको ये तीन चीज समझ में आ गई होगी, ये डायग्राम से आप समझ लो। फ्रेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, कंट्रोल मेन मेमोरी है ये, ठीक है, मेन मेमोरी से जाता है कंट्रोल यूनिट में जाता है, कंट्रोल यूनिट में डिकोड करता है। जैसे मैंने के बोला, के दबाया, तो अभी तो मैं ह्यूमन लैंग्वेज में उसको के बोल रहा हूं, लेकिन नीचे जाके वो एक सिग्नल बनाएगा। तो उस के से क्या सिग्नल बनते हैं, वो सिग्नल बनते हैं, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है कि ये सिग्नल आए और ये सिग्नल आए, तो इन दोनों को ज्वाइन करके ये सिग्नल देना है। तो 2 आए तो 4 देना है। हम 2 + 2 = 4 बोल रहे हैं, कंप्यूटर ऐसे काम नहीं करता, कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता है यूजुअली, ठीक है। तो आपको पता होगा एक सिग्नल बनता है, आपके 2 के करस्पॉन्डिंग एक सिग्नल है, तो वो सिग्नल जाता है, आपने 2 जैसे ही दबाया तो एक सिग्नल जाएगा, वो सिग्नल कहां, कंट्रोल यूनिट से जाता है, ठीक है। जो ALU है वो बेसिकली आपका काम करता है, 2 + 2 = 4, वो ALU में होगा, समझ में आया, और वापस 4 आके मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर मुझे दिखाना है तो मैं एक आउटपुट डिवाइस लगा लूंगा। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जहां से रिजल्ट बाहर आता है। तो मैंने अगर गाना गाया माइक पे, तो माइक एक आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन अगर मैंने स्पीकर की बात करूं तो मैंने माइक में गाया, सिस्टम में गया, वो प्रोसेस हुआ और वो स्पीकर से बाहर निकला। तो मॉनिटर्स हो गए आपके, बेसिकली मॉनिटर होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर 2 टाइप के होते हैं, एक CRT, एक LCD। इसके बारे में मैंने थोड़ा लिख दिया है क्योंकि हो सकता है ये एग्जाम में पूछा चला जाए। तो CRT का मतलब क्या होता है, CRT मॉनिटर होते थे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, और जो TFT LCD होते हैं वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का मतलब, LCD का भी पूछा जाए ना तो आपको पता होनी चाहिए कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और अगर कोई LED पूछ ले, LED का क्या मतलब होता है, तो ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड होता है इसका मतलब। ये चीज समझ में आई, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो 2 टाइप के मॉनिटर होते हैं, पुराने जमाने के जो बड़े बड़े मॉनिटर होते थे उनको CRT बोलते थे। CRT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको एग्जाम के लिए, सिंपली आपको LCD TFT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब प्रिंटर आता है, ऑब्वियसली स्कैनर अंदर इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने का काम प्रिंटर का होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रिंटर, ये सिर्फ मेंस के लिए लिखा हुआ है। 2 टाइप के इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, जान लेना। प्लॉटर्स क्या होते हैं, प्लॉटर्स कुछ नहीं करते। जैसे प्रिंटर आपका PRAKHAR करेगा, ठीक है, ये होगा, ये जैसे ही ये प्रिंटर हुआ, ये प्रिंटर करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एक शीट है, उसमें यहां पर आप एक आइलैंड प्लॉट करो, यहां जैसे यहां दिख रहा होगा, यहां पे थोड़ा सा पानी प्लॉट कर दो आप, यहां पे थोड़े से पेड़ प्लॉट कर दो, ठीक है, एक एक डिटेलिंग दे दी, तो वो हो जाते हैं प्लॉटर्स, ठीक है। प्लॉटर्स कभी आ जाए ना तो याद रखना, प्लॉटर्स क्या होता है, एक तरीके का प्रिंटर ही होता है। 3D प्रिंटर्स होते हैं बेसिकली प्लॉटर्स। तो प्लॉटर इज अ स्पेशल पर्पस आउटपुट डिवाइस दैट ड्रॉज इमेजेस विद द इंक पेन्स। प्लॉटर इज ग्राफिक प्रिंटर फॉर मेकिंग सोफिस्टिकेटेड ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप, 3D ग्राफिक्स। मतलब समझ लो काम, जो इमेज होती है ना वो बेसिकली प्लॉटर्स में होती है। तो जो प्रिंटर होते हैं ना, जो इमेज निकालते हैं, ठीक है। अब प्लॉटर्स 2 टाइप के होते हैं, ड्रम प्लॉटर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आपने देखे होंगे इस तरीके के, जो बड़े प्लान्स निकालते हैं, और ये जो इमेजेस निकालते हैं ना, फ्लैट बेड प्लॉटर, ये एग्जाम में आए तो लिख देना, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अब मेन चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब 2-3 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। जो सुपर कंप्यूटर है, सब हम बाद में बात करेंगे, वो अलग तरीके का क्लासिफिकेशन है। अभी हमने क्या किया है, स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड, पर्पस, इन सब के बेसिस पे बनाया गया है। अब देखो क्या होता है, 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये पता होना चाहिए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग क्या होते हैं, वो एनालॉग समझो क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है
एक मेरी घड़ी है, जितना नीचे घूमेगा उसका चक्री उतनी वो ऊपर घूमेगी। समझ में आया? जितना इनपुट दिया उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है, क्योंकि ये मैकेनिकली कनेक्टेड है। तो जैसे मैं बोलूं कि आपकी सुई 1 पे आ सकती है, उसके बाद टक से 2 पे आएगी। ठीक है, मान लो ऐसी सुई है जो 1 बजे से पूरा 1 बजे से 2 बजे तक 1 पे ही है, जैसे ही 2 बजे 2, जैसे ही 3 बजे 3, इस टाइप की एक घड़ी है। तो आपको पता है वो घड़ी कैसे चलेगी, टक 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 स्टेप्स में चलेगी। पानी नहीं लाए, स्टेप्स में चलेगी, स्टेप्स में चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी? तो ये होता है एनालॉग। लेकिन अगर मैं बोलूं एक डिजिटल घड़ी है, तो वो घड़ी 1 बज के 1 मिनट और 03 सेकेंड्स तक चली गई। ये भी एक तरीके की एनालॉग है, क्योंकि 03 के बाद 04 पे जाएगी, तो ये भी स्टेप्स में चल रही है। बट आप समझ रहे हो कि ये डिजिटल हो गई, ये डिजिटल हो गई। समझ में आया आपको? तो एनालॉग डिजिटल का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 टाइप के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जैसे थर्मामीटर हो गया आपका, एनालॉग है। स्पीडोमीटर हो गया, एनालॉग है। ठीक है, क्लॉक हो गई जो आपके हाथ की घड़ी हो गई, ये भी एक तरीके के एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर हो गई, ये एनालॉग कंप्यूटर्स है। क्यों एनालॉग है? क्योंकि ये डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज को नाप रहे हैं। रट लो, समझो मत ज्यादा अब इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं वो समझो। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या करते हैं वो समझो। Digital computer is most commonly used type of computer and is used to process information and quantities using digits, usually using the library of the number system। जैसे आपका मैकबुक हो गया, विंडोज हो गया, आपका नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप हो गया। ये 2 टाइप के होते हैं, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। अब स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस में हमारे सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम और ये और वो आएगा। तो आपको समझ में आ गया? अगर मैं वर्गीकरण करने निकलूं या क्लासिफिकेशन करने निकलूं तो पहले तो 3 है, इसके अंदर भी सब कैटेगरीज आ जाएंगी। वो सब कैटेगरीज पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर आया। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है ये समझ में आ गया आपको? कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं होती भाई ये। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर आते हैं। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है वो समझो, ध्यान से समझना, जो सिर्फ एक ही काम करता है। ठीक है, ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। अब अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, जैसे कि आपकी एक मशीन है, आपका एक स्प्रिंकलर है। आपने स्प्रिंकलर को प्रोग्राम किया गोल घूमना, इतनी स्पीड से घूमना और इतना पानी फेंकना, तो उसका काम बस यही है। आपने एक एटीएम मशीन ली, एटीएम मशीन में आप कार्ड डालोगे, उसको पता है एटीएम कार्ड आएगा, ये करना ये करना ये करना, ये फीचर देने, खत्म। वो कुछ भी और नहीं कर पाएगा। डिजिटल तो है यार, आपकी डिजिटल मशीन ही तो है। जो कंप्यूटर मशीन एक ही चीज होती है, लेकिन आपकी जो एटीएम है वो एक डिजिटल मशीन है, उसको पता है ना। तो सिमिलरली डिजिटल थर्मोमीटर भी एक तरीके के स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। लेकिन मैकेनिकल थर्मोमीटर, हमारी मैकेनिकल घड़ियां, ये सब एनालॉग में आता है। एनालॉग और डिजिटल में कोई फर्क नहीं है। एनालॉग मैकेनिकल पे डिपेंड करता था, ये लॉजिक पे डिपेंड करता है। समझ में आया? अब मान लीजिए कि मैंने बोला कि आपका एक्सरे है, तो एक्सरे मशीन को पता है कि क्या करना है, एक्सरे मशीन को पता है कि क्या करना है। तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, जो सिर्फ 1 या 2 ही टास्क जो जिसके लिए वो बने हैं वो ही कर पाते हैं। मान लीजिए एमआरआई स्कैन है, ठीक है, या फिर आप बोलते हैं सीटी स्कैन। कोविड के समय सीटी स्कैन बहुत चला था। तो सीटी स्कैन क्या है? एक तरीके का स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर है, हाँ है, डिजिटल तो है भाई, लेकिन डिजिटल में भी स्पेशल पर्पस है। डिजिटल की जो दूसरी कैटेगरी आती है ना, जनरल पर्पस, उसके अंदर आता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन। सुपर कंप्यूटर्स हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और वर्क स्टेशन बहुत नॉर्मल सी चीज हो जाती है। जनरल पर्पस जो कुछ भी कर सके, जो गेम बोलोगे गेम खेल लेंगे, सब कुछ, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर समझ गए। वर्क स्टेशन मतलब सिंपली मेरा लैपटॉप। माइक्रो मिनी कंप्यूटर मतलब टैबलेट, मोबाइल फोन, ये सब जनरल पर्पस के अंदर आते हैं। ठीक है, माइक्रो और मिनी में से कहीं आपका, इन दोनों कैटेगरी में से कहीं आपका मोबाइल फोन आएगा, कहीं टैबलेट आएगा, कहीं आपका नॉर्मल पीसी आएगा। वर्क स्टेशन में आपका लैपटॉप या नॉर्मल जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है वो आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़ी बड़ी जगह यूज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट यूज करती है। और सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, अभी यूज नहीं हो रहे, लेकिन ये स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर आर्मी के बेनिफिट के लिए यूज होते हैं। ये सिर्फ लिमिटेड जगह पर और लिमिटेड यूज होता है, बढ़ रहा है सुपर कंप्यूटर, जनरल पर्पस ही है ये भी। तो समझ में आया? एनालॉग, एनालॉग के बाद डिजिटल, डिजिटल में भी 2 हैं, स्पेशल पर्पस। तो आप समझ गए हो, जो एक काम अगर एग्जाम में आएगा तो आप बता लोगे एक्सरे एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, बस बात खत्म।
डिजिटल कंप्यूटर है और एक डिजिटल के भी अंदर एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, जनरल पर्पस जो कुछ भी कर पाए, ठीक है। अब हिंदी में लिखा हुआ है, अब हिंदी और इंग्लिश में तो क्या ही है यार। अब बात आती है सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर करके आज का लेक्चर खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में हम बाकी की चीजें कवर करेंगे। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर कहते हैं 10 गुना फास्टर होता है ह्यूमन नॉर्मल कंप्यूटर से, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की जो यूनिट होती है ना, जिसमें सुपर कंप्यूटिंग नापी जाती है कि भाई ये ज्यादा तेज है कि ये ज्यादा तेज है, तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड या फ्लॉप्स में नापा जाता है। ये एमपीपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको फ्लॉप्स में नापा जाता है, FLOPS, उसको फ्लॉप्स में नापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की जो बेसिकली सुपर कंप्यूटर में जो बेसिकली बोलते हैं ना कि किस चीज में नापा जाता है, एक सुपर कंप्यूटर को दूसरे सुपर कंप्यूटर से फ्लॉप्स में नापा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सुपर कंप्यूटर आपके सामने है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो एक चीज याद रखना, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन CDC 6600, ये ऑफिशियल नहीं था, ये ऑफिशियल नहीं था, ये बनाया गया था। पहला बनने वाला जो बोलते, देखो एक चीज होती है मैंने अपने घर पे बना लिया, ठीक है, लेकिन उसको मैंने बाहर जाके पेटेंट कराया, तो सबसे पहला वो होगा पेटेंट जो हुआ होगा। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो सबसे पहला CDC 6600 था, 1964 में बनाया गया था, और ये पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है, माना जाता है वर्ल्ड में, भाई इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे आप जो बोलते हो ना, आप बिटकॉइन बोलते हो, बिटकॉइन के लिए माइनिंग एक टर्म होता है। माइनिंग मतलब कि आपको कोड सॉल्व करना है, तो वो कोड सॉल्व किस में होगा? जितना ज्यादा बड़ी मशीन, जितना ज्यादा रैम, उतना ज्यादा क्या, उतनी ज्यादा तेज एक्टिविटी, उतनी ज्यादा तेज, तो उतनी ज्यादा आपकी इक्वेशन सॉल्व। जैसे जैसे इक्वेशन सॉल्व होती जाती है बिटकॉइन निकलते जाते हैं। बिटकॉइन का भी एक कोड जनरेट होता रहता है, तो जैसे जैसे सॉल्व होगी ना, एक कोड जनरेट होगा बिटकॉइन का, उसकी एक वैल्यू हो जाती है रियल लाइफ में, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आया? सुपर कंप्यूटर क्या करते हैं? सुपर कंप्यूटर कुछ नहीं होते, बस उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, उनकी प्रोसेस करने की ताकत ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं कि कहां सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है हर जगह सुपर कंप्यूटर का यूज है यार, हर जगह सुपर कंप्यूटर का यूज है। लेकिन सुपर कंप्यूटर चलते कैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, विंडोज पे नहीं चलते, ये लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। जो सबसे बड़े टॉप सुपर कंप्यूटर्स है ना, वो लाइनिंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गया या iOS हो गया, जो चल रहा है, समझ में आया? अब भारत के अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं, तो सबसे पहला जो भारत का सुपर कंप्यूटर है ना, वो परम 8000 माना जाता है, जो कि CDAC, इसका सेंटर पुणे में है। ये 1998 में बनाया गया था, ठीक है। और डायरेक्टर कौन थे CDAC के डायरेक्टर कौन है? विजय भास्कर, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर में इंडिया ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया था? अब देखो, अब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव पे आ रहे हैं, ठीक है। लॉजिक मैंने पूरा एस्टैब्लिश कर दिया आपका कि कंप्यूटर क्या होता है, कहां से क्या फंसाना है। अब मैं आ रहा हूं, बेसिकली हम आ रहे हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर कौन कौन से। तो भारत में सुपर कंप्यूटर सबसे पहला है परम 800, ठीक है। और अगर मैं अभी की बात करूं तो आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI है। ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, परम सिद्धि AI, ठीक है, परम सिद्धि AI। अभी एक परम पद्म करके एक और सुपर कंप्यूटर बन रहा है, और सुपर कंप्यूटर बनाया गया है CDAC द्वारा, और ये इतना बढ़िया कंप्यूटर है कि ये सिर्फ 5 कंट्रीज के पास इतने स्ट्रॉन्ग सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका, जापान, चाइना, इजराइल और इंडिया, सिर्फ 5 के पास है। तो परम जो सीरीज जैसी आएगी ना, तो परम में याद रखना, परम सीरीज कुछ नहीं, सुपर कंप्यूटिंग मिशन से, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो परम सिद्धि फास्टेस्ट है, सबसे पहला परम 8000 है। परम पद्मा क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है जो सिर्फ 5 लोगों के पास अवेलेबल है। अब आ जाता है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से हम बाद में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है और 1 घंटे से ज्यादा आप पढ़ भी नहीं पाते हो, बहुत बड़ा लेक्चर बचा है भाई। चलो, तो आई होप आपने ये पहला लेक्चर एंजॉय किया होगा, आप फीलिंग में डूब चुके होगे। सबसे पहले प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है हमारी अवेलेबल, 650 रुपीज की है अभी एज ऑफ डेट। इसमें 67 टेस्ट है, यू कैन बाय दिस। यूनिट 7 आप परचेज कर सकते हो, यूनिट 9 आप परचेज कर सकते हो। फुल कोर्स है 14,000 रुपीज का, ठीक है। आज की डेट में ये चेंज हो सकता है।
तो ये आप परचेज कर सकते हो। फिजिकल स्टडी मटेरियल है जिसमें 15 किताबें हैं और उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, लेकिन वो किताबें इतनी बढ़िया तरीके से लिखी गई हैं, इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखी गई हैं कि आप समझ सकते हो, उसको समझ में आया, समझ सकते हो और वो दिमाग में रख सकते हो। सिर्फ कंटेंट होना जरूरी नहीं है, कंटेंट ऐसा हो कि आप वो दिमाग में रख पाओ, तब बात बनती है। तो हमारा कंटेंट बहुत नॉमिनल रेट्स में हम दे रहे हैं, 15 किताबें आपके घर डिलीवर होंगी। आई थिंक, मैं अभी श्योर नहीं हूं, बट 4500 के आसपास इसका प्राइस होगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्री और मेंस दोनों इंक्लूडेड है, प्री और मेंस दोनों इंक्लूडेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्री और मेंस दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 9 एंड आई होप आपको बेसिक क्लियरिटी मिली होगी। धीरे धीरे जब हम डेप्थ में जाएंगे ना, तो हम बहुत, देखो मैं बता रहा हूँ, यूनिट 9 ऐसी चीज है जो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पता है, अरे ये तो मुझे पता है। हमारा काम है उसको डेप्थ में बताना और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रेजेंट करना, ठीक है। पता तो आपको सब कुछ था इसमें से, आपने भी रैम सुना है, लेकिन फील नहीं किया था कि रैम करता क्या है। रैम सबको पता है, लेकिन फील नहीं किया था। एग्जाम में कुछ रिलेटेड टॉपिक आ गया, मान लो आपने नहीं भी पढ़ा है, लेकिन आप अपने लॉजिक तो यूज कर पाओगे। सिर्फ कंटेंट या रटाने से कुछ नहीं होगा, आपको समझाना है, आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, यार हाँ अब मुझे पता है कि आईसीटी का जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो मुझे बहुत अच्छे से करा दिया प्रखर सर ने, क्योंकि मुझे अंदर बाहर से सब पता है कि क्या होता है, सिर्फ रिवाइज करना है नोट्स और हो गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, थैंक यू एंड गुड डे।